ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और सबसे खास चर्चा करने वाले हैं, जो कल आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग हुई 93% के आसपास। इस वोटिंग के क्या मायने हैं और इस वोटिंग के बाद कैसे दोनों प्रमुख पक्ष, टीएमसी पक्ष और बीजेपी पक्ष, अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। लेकिन पहले पूरी रिपोर्ट देख लीजिए। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने विधानसभा चुनावों में आजादी के बाद सबसे अधिक मतदान दर्ज किया है। चुनाव आयोग ने इसका श्रेय दोनों राज्यों के वोटर्स को दिया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 152 सीटों पर 92.47% और तमिलनाडु में सभी 234 सीटों के लिए 85.05% मतदान लोकतंत्र के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। और यह भारी गर्मी के बावजूद यह हुआ है। मतदाताओं, खासकर महिलाओं की लंबी कतारें, लोकतंत्र के प्रति उत्साह का इससे बेहतर कोई और तस्वीर हो सकती है क्या? पश्चिम बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने भी खुशी जाहिर की है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि राज्य में 92% से भी ज्यादा मतदान देकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने उस वक्त यह टिप्पणी की जब आज भी पश्चिम बंगाल के एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के रिकॉर्ड वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने भाजपा की जीत का दावा किया है। अमित शाह ने कहा कि पहले चरण की 152 सीटों में से बीजेपी 110 से भी ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। उन्होंने कहा दीदी जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। लेकिन टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी भी ऐसा ही दावा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि पहले चरण के रिकॉर्ड मतदान से यह साबित होता है कि टीएमसी पहले ही जीत की स्थिति में है। लेकिन कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी वो इसे सत्ता परिवर्तन की लहर मानते हैं और जानकार मानते हैं कि 2011 में ऐसे बम्पर वोटिंग से बंगाल ने सीपीएम की 32 साल की सरकार को उखाड़ फेंका था। पश्चिम बंगाल में आज भी रैलियों और जनसभाओं से जोश का माहौल है और पूरे माहौल में जोश भर दिया है। पहले फेज के रिकॉर्ड पोलिंग के बाद सभी दल अब दूसरे फेज के मतदान के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। टीएमसी नेता ममता बनर्जी यहां छोटी छोटी सभाओं के जरिए अधिक से अधिक लोगों के बीच जनसभाएं कर रही हैं और अपना पुराना जो स्ट्रीट फाइटर वाला उनका इमेज है उससे लोगों को परिचय करा रही हैं। तो वहीं पीएम मोदी दमदम में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ परिवर्तन के पक्ष में मतदान हुआ है। और जो प्रतिशत के आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने तो पूरे देश को उत्साहित किया है। भय से भरोसे की यात्रा बहुत अच्छी तरह शुरू हुई है और दूसरे चरण में भी भय से भरोसे की यह यात्रा जारी रहेगी। तो चुनाव आयोग और राज्य पुलिस इन सभी को धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि लंबे समय बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव रक्तपात रहित रहा है। छोटी मोटी कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि हुगली की लहरों पर समय बिताना, क्योंकि आज नौका पर गए थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने लिखा हुगली की लहरों पर समय बिताना और मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त करना एक अद्भुत अनुभव था। झारग्राम में झालमुड़ी खाने के बाद पीएम मोदी की कोलकाता से आज की जो ये तस्वीर जो अभी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। 2021 और 2026 के चुनाव में एक अंतर तो साफ दिख रहा है कि इस बार बीजेपी एजेंडा बना रही है और टीएमसी उसका जवाब देने के लिए मजबूर हो रही है। 15 सालों के शासन के बाद अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पार्टी की कम और बीजेपी पर ज्यादा बोलती हैं तो माना तो यही जाएगा कि टीएमसी चुनाव को लेकर उत्साह कुछ चुनिंदा पोलिंग स्टेशन तक ही सीमित है क्या, जहां उनके कार्यकर्ता हिंसा के लिए आज भी उतारू रहते हैं। हालांकि इस बार ये चल नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ इस चीज को लेकर चल नहीं पा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि देखिए पहले चरण में तो बम्पर वोटिंग हो गई, अब सभी की ताकत कहां लगी है? दूसरे चरण के लिए। इसी क्रम में पीएम भी बंगाल में है। तो पीएम मोदी ने आज बंगाल के दमदम में अपने संबोधन में कल की बम्पर वोटिंग के लिए पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताया और इसे भाजपा की विजय का शंखनाद करार दिया। मैं सबसे पहले बंगाल के लोगों को
और तमिलनाडु के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। खास करके मैं आज बंगाल की बात करूंगा। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। तो आपने प्रधानमंत्री के दावे को सुना। अब आपको सुनवाते हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो वहीं पर कैंप किए हुए हैं पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा पहले चरण की 152 में से 110 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। विकास की जो यात्रा चल रही है, उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और इसी तरह का सत्ता परिवर्तन का दावा भाजपा के नेता दिलीप घोष ने भी किया। देखिए, बंगाल की जनता बहुत ही सजग है और राजनीतिक सचेतन है, हमेशा वोट करना चाहते हैं, लेकिन उनको रोका जाता है। पिछले 50 साल से ट्रेंड चल रहा था बंगाल में, चुनाव कमीशन ने इसको तोड़ दिया है और जैसा कि लोगों की सुरक्षा शांति निश्चित किया गया, लोग निकल करके वोटिंग किया है, पूरा देश देखा और इसका परिणाम होगा 4 तारीख के बाद व्यापक परिवर्तन होगा। मेजोरिटी के साथ बीजेपी का सरकार बनेगा। बीजेपी के दावों को तो आपने देख लिया, अब आपको टीएमसी का दावा दिखवाते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी की जीत को लेकर आश्वस्त होने की बात कही। और आज के जो वोट हुए गए इतिमধ্যে, आज जो वोट हो चुके हैं, अब तक अगर मेरी आंखें सच कहती हैं, अगर मेरा मन लोगों की भाषा समझता है, तो हम पहले ही जीतने की जगह पर आ गए हैं। और टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी, वो भी बड़ा धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो उन्होंने भी टीएमसी की ही जीत का दावा किया है। मन का भाषा समझता है ना, और मन क्या कहता है, मन क्या कहता है, ठंडा ठंडा कूल कूल, फिर से एक बार तृणमूल। अच्छा, बीजेपी और टीएमसी के अपने अपने दावों को छोड़ दीजिए, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस बम्पर वोटिंग को सत्ता परिवर्तन की लहर बताया। उनकी बात सुनिए। आम लोगों की सुबह से हर बूथ पे भीड़ उमड़े हुए देखा मैंने, और महिलाओं की जो योगदान, ये योगदान और जिस उत्साह के साथ महिला समाज के लोग इस चुनाव में शिरकत करने को मैंने देखा, ये तो अभूतपूर्व है। भारी संख्या में महिलागण चुनाव में भाग लिए और ये मुझे अच्छा लगे। चुनाव में जो इससे फीसदी जो वोट हुई है, इसमें एक तो सत्ता विरोधी लहर की असर है। तो ये आपने सभी की बातें सुन ली, बहुत कुछ आपको पता चल गया होगा कि इस बम्पर वोटिंग किस तरफ जा रही है। लेकिन
और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा समझते हैं। आगे चल करके कुछ और भी मेहमान जुड़ने वाले हैं जो अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन विनोद जी, ये बात तो सच है कि देखिए, पिछले ख़ास तौर पर अगर दो दशकों की बात करते हैं तो वो वाला मिथ टूट गया है ना, कि जो अगर बहुत बम्पर वोटिंग हुई तो उसको लेकर के एक अनुमान लगाया जाता था। हमने देखा दोनों तरह के रिजल्ट आते हैं। लेकिन क्या अधीर दादा की बात और राहुल गांधी जी का एक वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने ध्रुवीकरण करके और अच्छी सरकार ना चला करके बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर दिया है, तो क्या ये दोनों बयान जो ना इधर के हैं ना उधर के हैं, कम से कम ये कुछ इशारा कर रहे हैं क्या? लाल जी, आज हम लोगों को एक स्लोगन को याद करना चाहिए जो बीजेपी का स्लोगन था कि भय से भरोसे की यात्रा। तो ये क्या बीजेपी का भय से भरोसे की यात्रा का जो एजेंडा था वो चल पड़ा है? अगर आप कहें तो फर्स्ट फेज के इलेक्शन ने ये उस पर मुहर लगा दी है। भय से भरोसे की यात्रा का जो बीजेपी ने डे फर्स्ट से जो वहां एक स्लोगन गढ़ा और वो जो स्लोगन पे काम किया, तो आप कह सकते हैं कि जो पब्लिक का 41-42 डिग्री टेम्परेचर में अगर आप देख रहे हैं कि वहां 92 और कहीं कहीं पे 96% पोलिंग वहां हो। थोड़ा सा रोक, जो बात हम कर रहे थे कि किस तरह से वहां पर पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग हुई है, उस बम्पर वोटिंग के क्या मायने निकल रहे हैं, क्योंकि दावे तो देखिए दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन ये बम्पर वोटिंग क्या कह रही है? क्या जिन इलाकों में, देखिए पश्चिम बंगाल में हैवी वोटिंग जो है ये कोई आज की पहली घटना नहीं है, लेकिन कुछ चीजें पहली बार हुई हैं। जैसे देखिए, पहले चुनिंदा इलाकों में 90% को क्रॉस करता था, अब क्या है, ऐसे भी इलाकों में 90% को क्रॉस किया है जहां पहले क्रॉस नहीं करता था। तो भय से भरोसे वाली बात आकर के जुड़ती है यहां पर निश्चित रूप से। और लाल जी, हम लोग जो बात कर रहे थे कि बीजेपी का ये एजेंडा जो पहले दिन गढ़ा था भय से भरोसे की यात्रा, तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के ये भय से भरोसे की यात्रा की एक तरह से लोगों ने बंगाल के इस चुनाव, फर्स्ट फेज के चुनाव ने इसको एक्नॉलेज किया है। एक्नॉलेज करने का मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बंगाल में चुनाव करना, जो वायलेंस, रक्त रंजित बंगाल का इतिहास रहा है, और आपने देखा है कि पिछले चुनाव में भी 60 लोगों की मौतें हुई थी, 30,000 से 40,000 के ज्यादा लोग, हम आपने उसको पूरी स्टोरी 1 महीने तक चलाया था कि उनको पोस्टपोल वायलेंस में घर बार छोड़ना पड़ा था। और आप उस बंगाल में देखिए तो इसको बोलते हैं प्रतिशोध, कि 2021 का जो वायलेंस था, मुझे लगता है कि लोगों ने एक जवाब दिया है कि ये वायलेंस अब ना चलो। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि भय से भरोसे की यात्रा, तो आप ये देखिए कि चुनाव आयोग का जो सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा अगर आप क्रेडिट किसी को दे सकते हैं तो चुनाव आयोग के SIR को दे सकते हैं। बेशक सबसे बड़ी क्रेडिट अगर किसी को दे सकते हैं तो वो आप सुप्रीम कोर्ट की इस पहल को दे सकते हैं जो चुनाव आयोग के साथ खड़ा रहा। आज इलेक्शन, फर्स्ट फेज के इलेक्शन पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबसे ज्यादा प्रसन्नता जताई है। पिछले 1 साल से SIR को लेके जिस तरह से टीएमसी, कांग्रेस और जिस तरह से ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट से बाहर, सड़क पे, संसद तक आपने देखा, और जब लोग ने जो जवाब, पहले बिहार ने जवाब दिया था और आज अगर बंगाल ने कल जवाब दिया है, तो आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मुझे प्रसन्नता हुई है। 92% की पोलिंग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये प्रसन्नता दी है कि इस देश में जो नैरेटिव होता है डेमोक्रेसी को लेके और लोगों का जो लोकतंत्र में आस्था है, वो दोनों कितना अंतर है, वो बंगाल का ये चुनाव है। और बंगाल का चुनाव कल आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि लोगों में आप चाहे जितना भी गलत नैरेटिव फरमाइए चुनाव आयोग को लेके, ईवीएम को लेके, SIR को लेके, लेकिन ये भरोसा है, भय से भरोसे की बात आप कहते हैं कि चुनाव आयोग ने लोगों को पोलिंग बूथ तक जाने के लिए उनको भयमुक्त किया, तो
तो लोग घरों से निकले। 41 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में भी आप अगर महिलाएं कतार में निकलती हैं लाल जी, तो इसको लोभ और लालच लक्ष्मी भंडार योजना से अगर आप जोड़ेंगे तो ये अपमान होगा। महिलाएं निकली है, उनके पास अपने बंगाल के लिए कुछ एजेंडे हैं। महिलाएं निकली है लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल होने के लिए, तो उनके प्रति एक लोकतंत्र के प्रति उनके एक आस्था और भरोसा है। तो भय से भरोसा का ये जो यात्रा है, इस यात्रा ने मुझे लगता है कि ये कमाल का काम किया है और इसका श्रेय चुनाव आयोग को तो जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये चीजें आई हैं। लेकिन विनोद जी, इसमें एक बात और देख रहे हैं कि टीएमसी का ये कहना है कि ये जो इतना ज्यादा वोट परसेंट आप देख रहे हैं ना, लोगों ने एसआईआर के खिलाफ में वोट दिया है, ये तर्क आपको गले उतरती है क्या? क्योंकि कई और जगह भी हमने ये चर्चा सुनी कि एसआईआर के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इसीलिए इस तरह की वोटिंग, इतनी ज्यादा वोटिंग हो रही है। ये तर्क तो समझ में आता है। देखिए कि जो बोगस वोटर किसी भी वजह से, चाहे वो फर्जी वोटर थे, घुसपैठिए थे, चाहे वो गुजर चुके हैं, मृत हो चुके हैं, चाहे कहीं परमानेंट शिफ्ट कर चुके हैं, जब उनका नाम हट जाता है लिस्ट से तो परसेंटेज का ऊपर जाना स्वाभाविक है। ये तो बिल्कुल हमने बिहार में भी देखा था और बाकी राज्यों में भी जहां भी चुनाव हो रहे हैं। लेकिन ये तर्क आपके गले उतरता है कि एसआईआर के खिलाफ रोष की वजह से ये इतनी ज्यादा बंपर वोटिंग हो रही है। बिल्कुल, ये नैरेटिव चल रहा है और कल से ही टीएमसी और कांग्रेस के भी कई जो लोग हैं नेता अपना तरफ से चला रहे हैं। तो वो इसलिए चला रहे हैं कि जो बॉर्डर का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लाल जी, मुर्शिदाबाद से लेकर मिदनापुर तक का जितना आप देखेंगे, तो वहाँ उन इलाकों में अगर 96-94% वोटिंग हुई है, तो ये इस बात को लेके बता रहे हैं कि वहाँ एसआईआर के खिलाफ हुआ था। लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि वहाँ पे जो ट्रायंगुलर आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं 4-5 दल का था। तो अगर वहाँ पे हुमायूं कबीर के चुनाव के पक्ष में गया है, या टीएमसी के पक्ष में गया है, या ओवैसी साहब के पक्ष में गया है, या कांग्रेस के पक्ष में गया है, या सीपीएम के पक्ष में गया है, शायद इसका जवाब ममता बनर्जी को नहीं है। बिल्कुल, अगर वहां बीजेपी को वोट नहीं पड़ती है जी, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस में अधीर चौधरी भी, कांग्रेस का मतलब आप सोचिए कि राहुल गांधी से प्रियंका गांधी अकेले चौधरी ही है। तो वो अपनी जमीन पे, कांग्रेस की जमीन को फिर से दोबारा हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सिर्फ अधीर चौधरी कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं, अधीर चौधरी कह रहे हैं कि ये एक परिवर्तन की लहर है जी, और अधीर चौधरी की बात को आपको सटीक से आप इसको समझ सकते हैं कि अधीर चौधरी कहते हैं कि वोट चाहे जिसमें पड़े, लेकिन महिलाओं ने जो वोट का ये दिखाया है जज्बा, वो सैल्यूट किया है कि ये लोकतंत्र में एक भरोसे की। लेकिन एहतशामुल हक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि टीएमसी के नेता हैं। वो बताएंगे कि उनका क्या आधार है ये कहने का। एहतशामुल साहब, बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में। बताइए, पहले चरण की वोटिंग कैसी रही? लोकतंत्र तो बहुत बढ़िया से जीता इस बार। जरा ये बताइए कि अधीर दादा कह रहे हैं कि ये सत्ता विरोधी लहर है, आप कह रहे हैं एसआईआर के खिलाफ वोटिंग है, ये इसका क्या आधार है? बिल्कुल नहीं लालचंद जी, सबसे बड़ी बात है कल का जो महापर्व, जो पूरे पश्चिम बंगाल के 152 सीट में जो पहले फेज का इलेक्शन हुआ है, ये समझ लिए पूरा एसआईआर के अगेंस्ट में, बीजेपी के विरुद्ध में समझ लिए ये बम्पर वोटिंग पड़ी है। और सरकार तो ममता दीदी की है ना सर, जो वोटिंग जी। मैं सर सुन लीजिए लालचंद जी, हमारे मित्र का बच्चे जो सुन रहे थे, मेरे बीच में नहीं बोलिए, कुछ हमें बोलने का मौका दीजिए। हाँ पूरा बोलिए। बम्पर जो वोटिंग हुई है, बम्पर जो वोटिंग हुई भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हुई है, इन्होंने बड़ी बड़ी बात की है, उसके विरुद्ध हुई है। कम से कम लोग जो बंगाल में सैल्यूट। देखिए, मैंने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन आपकी आवाज लड़खड़ा रही है, जाहिर सी बात है सिग्नल का प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल नहीं। अच्छा हाँ, आप देखिए, अब बुलंद आ रही है, बोलिए अब। मैं बिल्कुल नहीं लालचंद जी, हम लोग चौथा सरकार बनाने जा रहे हैं और एक बात पर उसमें कहना चाह रहे हैं कि इसमें कम से कम 152 से 125 सीट हमारे तृणमूल कांग्रेस प्राप्त करने जा रही है। और 4 मई दिन होगा, आप देखिएगा कि इसमें 25 सीट भी हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। आपसे एक छोटा सा वादा ले लूं, एक छोटा सा वादा कर लीजिए, एक छोटा सा वादा कीजिए एहतशामुल साहब, एक छोटा सा वादा कीजिए ना कि 4 मई को चाहे जो भी नतीजा आए, इधर आए या उधर आए, किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, कीजिए वादा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, इल्जाम नहीं लगाएंगे ना?
बिल्कुल नहीं करेंगे। जनता बिल्कुल नहीं इल्जाम लगाए, जनता हमारे साथ में है। हाँ ठीक है, जनता हमारे साथ में है लालचंद जी। ठीक 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 विनोद जी, जो दादा कह रहे हैं कि देखिए वो है तो एसआईआर के विरोध में और बीजेपी के विरोध में ये वोट है, लेकिन सरकार तो वहां पर ममता बनर्जी की है पश्चिम बंगाल में। इस्लाम साहब, मैं तो सीधे इतने दिनों से हम लोग ये एसआईआर करते करते तो अब हम ही लोग थक गए, सिर्फ टीएमसी नहीं थकी। अब मैं बताइए कि 37 लाख ये जो डिस्क्रिपेंसी का ये था, उसमें एजुकेशन के बाद कोर्ट ने उसको ये 27 लाख को बाहर किया था। हाँ। कितने 2700 लोगों को आपने बाहर खड़ा किया टीएमसी वाले ने कि ये इनका जो कटा है वो ये जो है इलीगल है। कितने लोगों का? 70 लोग आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। तो आप ये सोचिए कि बिहार में भी इसी तरह से किया जा रहा था कि 65 लाख लोगों का वोट कटा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 लोगों को सामने में ले आओ। 15 लोग सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तब भी नहीं, आप उस समय में भी आप लोगों को ये आया। आज जब आप कह रहे हैं कि इतने लोगों का कटा वोट इसलिए रिएक्शन में आया, तो आप ये बताइए कि उस इलाके में जहां 92-96% पोलिंग हो रही है, क्या वो रिएक्शन था? क्या वो एसआईआर का रिएक्शन था? वो रिएक्शन अगर आपको देखना हो तो उन इलाके में देखिए जिन इलाकों में इसी एसआईआर से पहले वहां दंगा हुआ था, और जिन इलाकों में आप देखिए साहब जिसको वोट कभी आज तक देने नहीं दिया गया था, उन इलाकों में अगर 98% पोलिंग हुई है तो इसको बोलते हैं रिएक्शन। बिल्कुल। और आप ये सोचिए ना कि जो आपको हमने ये अपने इसमें बताया था कि इलेक्शन कमीशन का जो कमिटमेंट था भयमुक्त, वो भयमुक्त चुनाव को इलेक्शन कमीशन, मैं कहता हूं मनोज अग्रवाल की जितनी तारीफ करिए वो कम है कि पूरे के पूरे टीएमसी उसको 1 महीने तक उसके ऑफिस तक का आप घेराव करते रहे, बीएलओ के नाम पे, कभी किसी के नाम पे, और वो सीईओ हिला नहीं अपनी इस चीज से। बिल्कुल। तो ये कमिटमेंट होता है। आप उन अफसरों को, उन सारे लोगों को सलाम करिए जो भारत के इस महापर्व को, लोकतंत्र के इस महापर्व को, जनता को शामिल होने के लिए भरोसा दिया और जनता उसमें शामिल हुई। ठीक है, मैं जरा दूसरे चरण में जो जिस तरह का प्रचार चल रहा है विनोद जी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि देखिए अब तो फोकस कहां है, अब दूसरे चरण पर है। सारे बड़े बड़े नेता हैं, एहतशामुल साहब की भी, चाहे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, अभिषेक बनर्जी, सब लोग धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार कर रहे हैं। आज हुगली में उन्होंने नौका विहार भी किया, वो नाव ऊपर चढ़े, बात की जिनके नाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चढ़े, उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कुछ कहा। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि अगर वो सुनवा सकते हैं तो वो जरूर सुनवाएं। आने के बाद वो वहाँ से ढुके रेल लाइन से ढुकने के बाद वो पानी घाट चले गए। पानी घाट से जाने के बाद में वहाँ से वॉक करके आने के बाद डायरेक्ट हमारे बूथ में आके चढ़े। उतरने के समय में एक ही बात बोल के गए कि अच्छे से रहो, सारे आदमी मिलजुल के रहो, अच्छे से रहो, अच्छे से रहो, सब मिलजुल कर रहो। ये प्रधानमंत्री का संदेश रहा है और ये संदेश प्रधानमंत्री ने नाविक को, जो वहां पर जिनके नाव पर बैठे थे, उनको दिया है। एहतशामुल साहब, हाँ हाँ, नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, शहाबुद्दीन है। वहां पे पीएम का जो नाव चल रहा था उसमें वो भी था। बिल्कुल ठीक है, नाविक के रूप में। ठीक, ने उसको कहा, ये बात जो कही है वो बात मुझे सच में लगता है कि गौर करने लायक, बिल्कुल गौर करने लायक है। और यही चीज हमारी कंपोजिट कल्चर है। एहतशामुल साहब, जो ये कल्चर है, इसे एक मिनट अधीर रंजन चौधरी ने जो बातें कही, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ममता दीदी ने बंगाल को पोलराइज करके बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर दिया। कैसे ममता दीदी ने क्या पोलराइज किया, बताइए। उसी के आधार पर देखिए, तृणमूल कांग्रेस 213 सीट लेके आए थे 2021 में, और आने वाले 2020 में फिर से 230 सीट प्लस लेके आएंगे। लेकिन आज देखिए कांग्रेस की क्या परिस्थिति है। अगर पोलराइजेशन करती कांग्रेस तो आज ये 213 सीट 2021 में नहीं मिलती, और चौथी बार हम सरकार बनाने नहीं जा रहे। ये देखिए एक्चुअली क्या है कि वो कांग्रेस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है पश्चिम बंगाल में, जनाधार इनके पास में नहीं है, ये स्पष्ट रूप से। और आपने कहा इस हिसाब से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नाइक से नौका वाले से कहा, कितनी अच्छी लगती है सुनने में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि ऐसे रहो, सभी रहो। वो नौका एक में वो जो भाषण में
जो भी ठीक संबोधित है, करते वो ठीक है, आपकी आवाज भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, प्रधानमंत्री। आप फिर मुझे कहिएगा, आपने रोक दिया। अनंत अमित जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए। अनंत अमित जी नमस्ते। अनंत अमित जी किस आधार पर कह रहे हैं कि भाई आपके पक्ष में एकदम बम्पर वोटिंग, एकदम अमित शाह जी डूबता हुआ सूरज वगैरह दिखा रहे हैं कि टीएमसी का सूरज डूब रहा है, किस आधार पर आप ऐसा कह रहे हैं कि आप ही के पक्ष में वोटिंग हुई है? देखिए 2016 में जब हम 2 सीट जीत कर आए थे और 2019 के चुनाव में 21 के चुनाव में हम 77 सीट जीत कर आए, तो ये आकलन बताता है, वोट का परसेंटेज बताता है। जब ममता दीदी जब चुनाव जीत कर आई थी 2011 में, तो लगभग 84% वोट हुए थे। और वोट का परसेंटेज बढ़ने के 2 कारण होते हैं, एक तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, दूसरा या तो सरकार के पक्ष में। जैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बिहार में सरकार बनी, बम्पर वोट के बाद हमारी सरकार बनी। और पश्चिम बंगाल का इतिहास ये रहा है कि जब जब ज्यादा वोट का परसेंटेज हुआ है तब तक वो सरकार गई है और विपक्ष वहां पे सरकार बनाई है। और जिस तरीके से बंगाल में अभी आपने नाविक का दिखाया, और इससे पहले बंगाल में अभी एक गाना चल रहा है, मैं रास्ते में जा रहा था, झाल मुड़ी खा रहा था, दीदी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। ये बंगाल ये बता रहा है, बंगाल के लोगों का उत्साह ये बता रहा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूं, बंगाल के चुनाव में कल महिला ने पुरुषों की अपेक्षा 2% ज्यादा पोलिंग हुआ है। तो यह भी दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जो वहां की पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए जो हमने संकल्प पत्र में जो कहा है, वहां के महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, जो तमाम मुद्दों को लेकर हम चुनाव में गए थे, हमें यह लगता है कि पश्चिम बंगाल की बहन माता बहनें हमें जो आशीर्वाद देने के लिए बाहर से निकली, वो ये बता रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि तमाम 152 जगह 16 जिले में 152 विधानसभा में चुनाव हुए। लोगों ने कहा कि वोट पोलराइजेशन की बात कही, लेकिन दार्जिलिंग जैसे जगह में जो कि हिंदू बहुल इलाका है, वहां पे भी वोटर परसेंटेज 91 पॉइंट समथिंग हुआ है। यानी कि ये बता रहा है कि पूरे प्रदेश में, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, तमाम लोगों ने जिस तरीके से एहतशामुल साहब, हुमायूं कबीर ने भी कहा कि भाई हमको घेर लिया, पीट दिया। कल हमने वो वीडियो देखा था, उन्होंने भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया। लालचंद जी, और ये जो कल की घटना हुई है, तो बीजेपी के कैंडिडेट शुभेंदु सरकार को कैसे दौड़ा दौड़ा के पीटा, वो भी विजुअल हमने देखा। इतनी सख्ती के बावजूद ये सब, अगर नहीं सख्ती की जाती तो क्या क्या होता? देखिए लालचंद जी, कल की घटना भी हुई, आपने जो शुभेंदु सरकार के बारे में बोलने और हुमायूं कबीर के बारे में, तो ये चुनाव की जिम्मेदारी है, उनको सर पे लेना पड़ेगा। इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू और उनके निगरानी में, हमारे चुनाव आयोग की निगरानी में पूरी कल की वोटिंग की प्रक्रिया हुई। इसका पूरा जो भी हुआ है, चाहे अच्छा चाहे 19 चाहे 20 हुआ है, तो उसकी श्रेय मुख्य चुनाव आयोग को जाता है। और इसकी पूरी जवाबदेही मुख्य चुनाव आयोग की। इस तरह की घटना क्यों हुई, जो भय की बात, डर की बात करें, तो फिर इसी घटना क्यों घटी, ये चुनाव आयोग उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं समझिए, चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा। साहब, लेकिन हमला करने वाले चुनाव आयोग के नहीं थे, हमलावर चुनाव आयोग के नहीं थे। अमित जी, हमलावर किसके थे? जिन्होंने अग्निमित्रा पॉल की गाड़ी को भी तोड़ दिया, जिन्होंने शुभेंदु सरकार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिन्होंने हुमायूं कबीर को घेर लिया, ये सब हमलावर किनके थे? निश्चित तौर पे टीएमसी के गुंडे थे। खुद शुभेंदु सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कल जिस तरीके से वो गाड़ी छोड़ के, एक नैरो जगह था, जब वहां पे पोलिंग बूथ पे जाते हैं 24 नंबर बूथ पे, वहां पे ऑलरेडी पहले से टीएमसी के गुंडे खड़े थे और उन्होंने वहां के एसपी के ऊपर आरोप लगाया। लेकिन जिस तरीके से पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे थी, वो कह रहे हैं कि अगर वो बाहर नहीं होते तो शायद मैं टीवी के सामने आके बोल नहीं पाता। इससे पहले आपने देखो कि 2005 के चुनाव में बिहार में जिस तरीके से जंगल राज AK-47 और AK-56 निकला करता था, और 2005 के चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्स जाता है, लगभग 600 कंपनियां वहां जाती है। और इसी बंगाल में 2011 के चुनाव में ममता दीदी डिमांड करती है और लगभग 1200 कंपनी जाती है और चुनाव कराती है, और ममता दीदी की सरकार आती है। और यही परिणाम 2026 में होने वाला है। जिस तरीके से 2.5 लाख शामुल साहब का एक लाइन का काउंटर। शामुल साहब, इल्जाम आप ही के ऊपर है। शामुल साहब, देखिए, आवाज अटक रही है। शुक्रिया, आवाज आ नहीं रही आपकी, लगता है कहीं नेटवर्क में कुछ खराबी है, सड़कें भी खराब हैं पश्चिम बंगाल की, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। देखिए आनंद जी, देखिए लालचंद जी, आवाज आ रही है लालचंद जी, बोलिए सर। हमारे आ रही है, अटक के आ रही है, हताशा दिखाई दे रही है। हाँ, ये हताशा दिख रही है, और उन्होंने अपने ही लोगों से
पत्थर फेंकवा करके हमारी पार्टी को बर्बाद करने की डिनाइल कोशिश की जा मोड, रही है। अपने ही लोगों से पत्थर पिजवा लिया। शुक्रिया, शुक्रिया। इतने हल्के फुल्के मोमेंट पर ही इस डिस्कशन को यहाँ बंद करते हैं। शुक्रिया अमित जी, शुक्रिया अहद शामुल साहब, विनोद जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए।